तो लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर लिया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुछ अलग मतलब चीज़ें करेंगे। आज हम लोग पहले एक लॉ पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं और फिर आगे कुछ और भी करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो लॉ है इसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहली बात तो यही आती, क्या ये डाल्टन्स वही है, वही एटम वाला? तो एक्चुअल मुझको नहीं पता है, पर मेरे अकॉर्डिंग वही है ये, क्योंकि ये लॉ भी बहुत पुराना लॉ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डाल्टन्स मोस्ट प्रोबेबली वही डाल्टन है जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था, वही डाल्टन है ये। ज़्यादा चांस है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इस बारे में, पर ज़्यादा चांस ये वही है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक्चुअली ये जो लॉ जो कहता है ये आपका कॉमन सेंस भी यही कहता है। मतलब देखो, मतलब तो इसमें ये है कि जैसे मान लो एक ये रूम है, सपोज करते हैं इस रूम में हमारे 3 गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2। मैं जूम कर लेते हैं, इस रूम में 3 गैस है, O2, CO2 एंड N2। ठीक है, 3 गैसेस मान लेते हैं इस रूम में। सपोज करते हैं नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वो यहाँ पे 2 atm का प्रेशर अप्लाई करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 atm का प्रेशर अप्लाई करता है एंड CO2 यहाँ पे 1 atm का प्रेशर अप्लाई करता है। ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 atm, ऑक्सीजन 3 atm एंड CO2 1 atm। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल प्रेशर कितना होगा गैस का, तो टोटल प्रेशर सबको मिला दो। अरे प्रेशर का क्या होगा, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पे टकराएंगे तो वो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, O2 के टकराएंगे वॉल पे, प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, तो वो भी प्रेशर लगाएंगे, और साथ में CO2 को भी टकराएंगे तो वो भी प्रेशर लगाएंगे। तीनों के प्रेशर्स को ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो यही होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। पार्शियल का मतलब कि खुद का प्रेशर मीन्स, तो जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर, CO2 का प्रेशर, जितने भी गैस के मिक्सचर है, तो मिक्सचर में जितने भी गैसेस है सबके प्रेशर्स को ऐड कर दो तो फिर टोटल प्रेशर आ जाता है। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो टोटल प्रेशर exerted by gaseous mixture is sum of partial pressure of all the gases, is sum of partial pressure of all the gases। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्रेशर होगा, जिसको हम लोग PT लिख देते हैं, तो मान लेते कुछ गैस है वहाँ पे PA, तो A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर, अगर आप सबको ऐड कर दो मीन्स सारे गैस के अगर आप पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करोगे तो फिर टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। तो सारे गैस के पार्शियल प्रेशर्स को अगर आप मिलाते हो तो फिर टोटल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, यही कहता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ तो इतना ही कहता है कि सबके जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का, CO2 का, N2 का, सबके प्रेशर को ऐड कर दो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो यही कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पर हम लोग इसमें तो ठीक है, ये चलो ऑब्वियस है, चलो इसमें कुछ चीजें डिराइव करते हैं, कुछ 1-2 फॉर्मूले बना लेते हैं। तो हम लोग 2 गैस को एज्यूम करते हैं, और वैसे ही मिक्सर 3-4 गैसेस का भी हो सकता है, पर 2 के लिए समझ लो, 3-4 के लिए तो आप खुद से कर लोगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 गैस है, A एंड B, 2 गैस है। ठीक है, देखो आपको शायद मैंने बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में कि गैस जो होता है वो हमेशा पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है। तो जब भी गैस का वॉल्यूम बोला जाए तो आपको कंटेनर का वॉल्यूम लेना होता है। यही मैंने पहले बोला होगा, गैस जो होता है पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है। तो जब भी बोले कि वॉल्यूम, मान लेते हैं इसके अंदर 2 गैस है, CO2 एंड O2, अगर बोले वॉल्यूम ऑफ CO2
तो आपको पूरा कंटेनर लेना है, वॉल्यूम ऑफ O2 तो पूरा कंटेनर, क्योंकि ऑक्सीजन एंड CO2 पूरे कंटेनर में फैले होंगे। ऐसा होता है नहीं कि यहाँ पे CO2 होगा यहाँ पे O2 होगा, ऐसा नहीं होगा, पूरे कंटेनर में दोनों फैले होंगे। ठीक है, तो मोल लेते हैं, सपोज करते हैं ऐसा करते हैं, देखो A एंड B, इनके जो मोल है Na एंड Nb ले लेते हैं, सेम कंटेनर है तो इसलिए इनका वॉल्यूम, अरे तो दोनों के लिए सेम होगा, तो वॉल्यूम V और V, मान लेते हैं कंटेनर का वॉल्यूम V था और टेम्परेचर है, सेम कंटेनर है, सेम कंटेनर है तो दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम होगा और दोनों के लिए वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, पर मोल अलग अलग मैंने लिया है। ठीक है, तो अगर आप करते हो गैस के लिए, फॉर गैस A, तो A के लिए क्या होगा, A का प्रेशर मीन्स PA, A का प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, V टाइम NA R इंटू T। अरे A का मोल लोगे तो A का प्रेशर निकलेगा, बस हो गया, और V और T सब तो सेम होगा दोनों गैस के लिए। फॉर गैस B, अगर गैस B के लिए करते तो क्या होगा, PB क्या होगा, NB R इंटू T। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहां से जो टोटल मोल जो आएगा, टोटल मोल वो क्या होगा, Na प्लस NB, टोटल मोल क्या होगा, Na प्लस NB। ठीक है, ये टोटल मोल की वैल्यू होगी, तो यहां से जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, मान लेते PT जो है वो है टोटल प्रेशर, तो वो क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम V और मोल होगा Na प्लस, अरे टोटल मोल लोगे तो टोटल प्रेशर आएगा भाई, तो टोटल मोल लिए तो टोटल प्रेशर R इंटू T, ये क्वेश्चन 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, और इस 1 को 3 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, PA बाई PT। ठीक है, इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB, शायद ये फॉर्मूला, मतलब शायद ये सब आपने कई टर्म सुना हो, मोल बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन होता है, याद करो, मोल बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहां से क्या हुआ, देखो यहां से आया PA इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P टोटल। वैसे अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा PB इक्वल टू क्या होता है, XB इंटू P टोटल। तो देखो हम लोगों को कॉमन सेंस तो पता है कि भाई जो टोटल प्रेशर होगा, कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सारे गैस के पार्शियल प्रेशर का सम, मीन सारे गैस के प्रेशर स्क्वायर करते जाओ, टोटल प्रेशर आ जाएगा। पर क्वेश्चन में इसका रिवर्स दिया होगा, रिवर्स मतलब कि क्वेश्चन में आपको टोटल प्रेशर गिवन होगा और आपको पार्शियल प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप टोटल प्रेशर को मान लेते हैं, अगर आपको A का, मान लेते हैं अगर आपको A का पार्शियल प्रेशर निकालना है, अगर आपको A का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो अगर आप टोटल प्रेशर को A के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अगर आप टोटल प्रेशर को B के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे उसका पार्शियल प्रेशर में, तो टोटल प्रेशर को जिसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे उसी का क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर। A का मोल फ्रैक्शन लोगे तो A का पार्शियल प्रेशर आएगा, B का मोल फ्रैक्शन लोगे तो B का पार्शियल प्रेशर आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। तो हम लोगों को डाल्टन्स लॉ में देखो, डाल्टन्स लॉ कहता तो यही है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, पर पार्शियल प्रेशर नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये उसके लिए फॉर्मूला है। तो क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कोई भी गैस, तो ये क्या होता है, किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू
total pressure. This is Dalton's law of partial pressure. ठीक है ये। तो चलो इसमें पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लिए जाए। तो नीचे लिखो, नीचे पहला न्यूमेरिकल लिखो। पहला ऐसे लिख देते हैं, लिखो लिखो टोटल प्रेशर exerted by air is 1 atm. Total pressure exerted by air is 1 atm if in air 80% nitrogen and 20% oxygen is present. mainly यही दोनों गैस ही होती है। if in air 80% nitrogen and 20% oxygen is present by volume, find partial pressure of nitrogen and oxygen. Find partial pressure of nitrogen and oxygen. ठीक है, देखो PV इक्वल टू NRT से समझो क्या होता है। देखो टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है और टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, तो V जो होगा वो N के प्रोपोर्शनल होता है। अरे वॉल्यूम N के प्रोपोर्शनल होगा, तो जो परसेंटेज वॉल्यूम के लिए होगा वही परसेंटेज मोल के लिए होगा। आप मास के लिए चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि मास में तो मॉलिक्यूलर मास भी डिवाइड होता है, पर आप वॉल्यूम के लिए कर सकते हो। तो ये जो परसेंटेज वॉल्यूम के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब ये मोल के लिए भी है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन मतलब भाई अगर आप टोटल मोल 100 एज्यूम करो तो नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे 80 और ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे आपके पास 20। तो मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अरे नाइट्रोजन के मोल 80 बाई टोटल मोल, तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है 0.2। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8 एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अरे 80% और 20% था, तो 1 ATM का 80% और 20% ले लो, वही समझ लो, तो उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला न्यूमेरिकल था। चलो इसमें एक दो और पहले सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो 22 ग्राम CO2 गैस, 22 ग्राम CO2 गैस, कॉमा 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस एंड 42 ग्राम नाइट्रोजन गैस, एंड 42 ग्राम नाइट्रोजन गैस are present in 10 liter container at 27 degree are present in 10 liter container at 27 degree. Find the total pressure and find the total pressure and partial pressure of all the gases and partial pressure of all the gases। तो यहां पे आपको टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर दोनों निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो करते हैं सॉल्व। पहले टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, फिर पार्शियल प्रेशर भी निकल जाएगा। तो देखो क्या है, मोल लिखते हैं, CO2 का आएगा हाफ, ऑक्सीजन 2 एंड नाइट्रोजन 1.5। अरे 42 by 28 1.5, so total mole is 4। अरे टोटल पैसा निकालने में टोटल मोल का यूज पड़ेगा, टोटल मोल इज 4।
ठीक है, यही होगा आपके पास टोटल मोल। आर की वैल्यू 1/12, याद है ना, वो बताया था 0.0821 को 1/12 ले लेते हैं। तो P टोटल मीन्स टोटल प्रेशर कितना है 10 atm, इसका मतलब कि CO2 का कितना आएगा, अरे CO2 का कितना आएगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, CO2 का मोल बाय टोटल मोल, अरे CO2 का मोल बाय टोटल मोल इनटू 10, तो ये आपके पास क्या आएगा, फाइव बाई 4 atm। ऑक्सीजन का क्या होगा 5 atm, और नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का करने पे कितना होगा 3/2 मतलब 15/4। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे आंसर। ठीक है, ये अब देखो हम लोगों ने मोल में, याद करो मोल में एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था, तो हम लोगों ने मोल में किया था ना भाई, अगर एक एटम के 2-3 आइसोटोप होते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि आप सारे आइसोटोप का एवरेज ले लेते हो और उससे एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, वैसे ये फॉर्मूला भी उससे मिलता जुलता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का देखो मतलब क्या है कि जैसे एयर में देखो, क्या एयर में समझो क्या क्या है, ऑक्सीजन तो उसका मास क्या है 32, नाइट्रोजन उसका मास क्या है 28, और CO2 का 44। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आपको सबके मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज लेना पड़ेगा। तो वही हम लोग करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं आपका एवरेज, तो परसेंटेज के टर्म में होगा तो x1 x2, और या फिर मोल के टर्म में भी। तो आपके पास क्या हो सकता है, इसमें हेडिंग लिखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट एवरेज, तो ये होगा x1 m1 प्लस x2 m2। मान लेते 3-4 भी हो गए तो आगे बढ़ाते जाना, और ये होगा x1 प्लस x2 आगे बढ़ता जाएगा। परसेंटेज के टर्म में भी हो सकता है, तो इसमें नीचे लिख लो वेयर, नीचे लिखो वेयर x1 x2 आर परसेंटेज ऑफ m1 m2। ठीक है, और इसमें नीचे लिखो m1 एंड m2 आर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड गैस। तो m1 m2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है फर्स्ट एंड सेकेंड गैस के। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा परसेंटेज के टर्म में भी दिया रहता है तो आप निकाल सकते हो, कई बार क्वेश्चन मोल के टर्म में दिया रहता है। मोल के टर्म में तो दोबारा हेडिंग लिखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। देखो परसेंटेज में बस ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले मतलब परसेंटेज का सम क्या होता है 100, तो नीचे वाले टर्म का समेशन क्या होगा 100। मोल के टर्म में 100 होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोल के टर्म में लिखो ये N1 कर लो, इसको N2 कर लो, तो N1 N2 ऐसे डैश डैश चलता जाएगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, फिर से लिखो, नीचे लिखो वेयर, लिखो वेयर N1 कॉमा N2 आर मोल ऑफ M1 एंड M2। तो N1 N2 क्या है, मोल है M1 M2 के, और फिर नीचे लिखो M1 M2 आर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड गैस। कई बार मोल के टर्म में भी दिया रहता है तो आप ऐसा कर सकते हो। मोल के टर्म में देखो ये याद रखना है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले समझ लो। इनका समेशन 100 नहीं होगा, अरे मोल का सम तो कुछ भी आ सकता है। देखो परसेंटेज का समेशन 100 होता है, अगर परसेंटेज का सम अगर परसेंटेज के टर्म में गिवन है, परसेंटेज में ही दिया है, तो नीचे वाले का सम क्या होगा 100 अगर परसेंटेज में गिवन है। अगर परसेंटेज में नहीं गिवन है, अगर आपको मोल के टर्म में गिवन है, तो इनका समेशन 100 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग ये इसको समझ गए होंगे। अब इस पे एक नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे। तो नीचे लिखो लिखो गैसियस मिक्सचर कंटेन
gaseous mixture contain 10 mole CO2 gas, comma 20 mole hydrogen gas and 20 mole methane gas and 20 mole methane gas. Find the average molecular weight of gaseous mixture. Find the average molecular weight of gaseous mixture. तो जो gaseous mixture है उसका average molecular weight बताना है कि क्या होगा. तो देखो CO2 गैस है जिसका मास है 44, अरे और जिसके मोल कितने थे 10. हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 जिसका मोल है 20. और तीसरा जो होगा क्या था मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 और उसका भी 20 मोल. मीथेन भी 20 मोल ही दिया था. मोल का सम इससे नीचे 50. ठीक है, तो मोल का सम देखो भाई कुछ भी आ सकता है. ठीक है, परसेंटेज का सम 100 होता है, मोल का सम नहीं. तो ये हुआ, दिस इज 440 प्लस 40, 440 प्लस 40 और प्लस 320 बाई 50. जीरो कट जाएगा. अरे जीरो तो चलो नहीं काटते भाई, नहीं काटते. नहीं तो आप बोलोगे सर ये कौन सा, आप फिर बोलोगे सर कौन सा मैथ्स लगाती है. रहने दो छोड़ो, रहने दो. हो सकता है आप लोगों का मैथ्स ज़्यादा अच्छा हो तो मैं प्रॉपरली करता हूँ. तो इसको ऐड कर देते हैं. तो 440 प्लस 40 480 और 320 मेरे हिसाब से 800 आ रहा है और बाई 50. ठीक है, 320 प्लस 360 और वो 800 आ रहा है. तो ये कट जाएगा और ये तो 16 आ गया. ये तो 16 ही निकला. सही है. तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 16. ठीक है, 16 अगर एक मोल की बात करोगे तो 16 ग्राम होगा ये. ठीक है, और बस भाई 1 मोल के लिए करेंगे 16 ग्राम आ जाएगा. ठीक है जी. तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 16 आ गया. समझ में आपको आ गया होगा. तो हम लोग ये जो कर रहे थे एक्चुअल में ये क्या था, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. मैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आप लोगों से एक मुझे क्वेश्चन ध्यान आया, उसको पूछ लेता हूँ. मतलब देखो एक चीज़ मैं उसको पूछने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई जो होती है वो दिमाग से करनी होती है, दिमाग से. क्योंकि अभी मैं जो पूछूंगा तो सब लोग इसमें गलत करोगे, तो इसीलिए मैं पहले से बोल देता हूँ पढ़ाई दिमाग से करनी होती, दिल से पढ़ाई नहीं करते. किससे करना होता है, दिमाग से. ठीक है, तो मान लेते हैं आपसे पूछा है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछा है. अरे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वही मतलब मॉलिक्यूलर वेट समझ लो. अगर आप समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऐसे पूछा है, मॉलिक्यूलर भाई एवरेज आपको समझना है कोई एवरेज बाय डिफॉल्ट एवरेज है वो. ठीक है, कि बताना है ड्राई मतलब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होता है, ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है कि वेट एयर का. एक क्वेश्चन है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ड्राई एयर और वेट एयर. सब लोग वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोच लो. और कुछ लोगों जैसे मैंने पूछा कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा सर वेट एयर. बस मैं यही कहना है कि बेटा पढ़ाई दिमाग से करनी, दिल से नहीं करनी है. पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वेट एयर ड्राई एयर. अरे सोच तो लो भाई, पढ़ाई कर रहे हो, जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है कि कुछ भी बोल दिया. सर वेट एयर फीलिंग आ रहा है सर वेट एयर को. अरे फीलिंग से पढ़ाई थोड़ी ना होती है भाई, सोच लो पहले. तो देखो पहली बार वही फीलिंग आएगी, मन करेगा वेट एयर बोलने का, और वही फीलिंग से तो -1 मिलते हैं एग्जाम में. फीलिंग वालों को मार्क्स थोड़े ना मिलते हैं, तो -1. तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट ड्राई एयर का वेट एयर से ज़्यादा होता है. अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, अरे यही तो देखो सबसे पहले देखो वेट एयर में, अच्छा वेट एयर में समझो. अच्छा ड्राई एयर में क्या क्या होगा, पहले ड्राई एयर में देखो मेनली कौन से एयर में समझो, मेनली कौन से गैस है, ऑक्सीजन है. हाँ भाई ऑक्सीजन है 32, नाइट्रोजन है हाँ
28 मेनली एयर में तो यही सब गैसेस है। CO2 भी है, चलो कितना है 44। और एक गैस और ना आर्गन, अरे आर्गन भी तो पढ़ा होगा ना, आर्गन गैस, आर्गन गैस, अरे वो भी तो नियरली 0.9%, 0.93%। इवन तीसरी सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है अर्थ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वो आर्गन गैस है। तो ये भी 40 मास, अच्छा सबका मास देखो, मतलब 32, 28, 44, 40। तो एवरेज पता होगा ना ये, कि जब एवरेज बड़ी बड़ी वैल्यू का लेते हैं तो एवरेज ज़्यादा आता है। तो को अच्छा वेट एयर ले लिया, वेट, तो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। अच्छा वाटर का मास कितना है 80, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को एवरेज आता होगा। तो अगर कोई ऐसा नंबर ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू कम है तो एवरेज गिर जाएगा। तो जब आप ड्राई एयर की बात करते हो तो ये सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और एयर, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू ज़्यादा है तो एवरेज ज़्यादा होगा। आप जब वेट एयर की बात करते हो तो वेट एयर में भाई वाटर आ गया, वाटर का मास तो सिर्फ 18 है, इन सब से बहुत कम। अरे इन सबसे देखो सबसे बहुत कम है। नाइट्रोजन जो सबसे कम, उससे भी मतलब उसकी भी समझ लो नियरली 60% के आसपास है, बहुत कम है। जब एयर मतलब जब वाटर का मास कम है तो एवरेज मास ऑटोमेटिक कम आएगा। एवरेज की बात हो रही थी, ठीक है। तो याद रखना है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेट एयर जो होता है वो कम होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर से। ये लॉजिक ध्यान रख, मतलब ये बात को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। पढ़ाई जो होती है सोच के करना होता है, दिमाग से करना होता है, दिल से नहीं करना होता है। मतलब इमोशनली सोचोगे, दिल से सोचोगे तो वेट एयर लगेगा, पर वेट एयर होता नहीं है। और जो लोग एग्जाम करवाते हैं वो लोग बहुत तेज होते हैं, मतलब जेई वाले या नीट वाले बहुत तेज होते हैं। उनको पता है कि बच्चा दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन दे के आपसे गलत करवाएंगे। तो इमोशनली पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग से, थोड़ा प्रोफेशनल पढ़ाई करनी है, तब जाके आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। दिमाग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक्चुअल में इतना ही बेसिक लॉ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग अब इस पे बेस कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले एक ऐसे मैं कुछ ड्रॉ करने के पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे कॉमन सेंस, मान लो अगर एक पानी की टंकी है, ये मैंने कई बार पूछा होगा, फिर से एक बार, अगर एक पानी की टंकी मान लो पूरी भरी हुई है और एक बगल में एक पानी की टंकी खाली है, दोनों को आपने नीचे पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो जहाँ पानी की टंकी भरी थी और जहाँ पानी की टंकी खाली थी, मतलब अरे जो वाटर जो वैकेंट था, तो वाटर का क्या होगा, फ्लो होगा। फाइनली थोड़ी देर बाद पानी का वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो जब स्टॉप होगा तो फिर दोनों में क्या सेम होगा, क्या दोनों में वाटर का लेवल सेम होगा या फिर दोनों में वाटर का अमाउंट सेम होगा, पहले ये सोच लो। तो शायद मान लो अगर एक मान लो टंकी ऐसे समझ लो, अगर एक टैंक मान लो ऐसा है चौड़ा सा और एक टैंक मान लो है पतला सा, अगर आप दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता क्या है, क्या दोनों में लेवल सेम होता है पानी का या दोनों में वाटर का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम मतलब अरे वॉल्यूम का मतलब पता होगा ना, वाटर का वही कितना अमाउंट है। तो आपको ये सबको पता होगा कि भाई दोनों में वाटर का लेवल सेम होगा, जब तक लेवल सेम नहीं आएगा तब तक फ्लो होता रहेगा। तो जब दोनों को कनेक्ट करोगे, साइज बड़ा है या छोटा डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है कि दोनों में वाटर का हाइट जो होगा सेम होगा। तो आप जब दो टैंक को कनेक्ट करते हो तो दोनों में वाटर का जो हाइट होता है वो सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना, हाइट सेम होता है। वहां पे वॉल्यूम सेम नहीं होता, पानी का वही अमाउंट सेम नहीं है। क्या सेम होता है, दोनों में हाइट सेम होता है। तो वैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में कुछ गैस है, बहुत हाई प्रेशर पे गैस है, बगल में एक छोटा सा रूम है, सपोज करते हैं मेरे रूम के बगल में एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे कोई गैस नहीं, खाली है, छोटा सा रूम है। मैंने बीच में डोर को ओपन कर दिया, तो जहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा था वहाँ पे गैस था ही नहीं बहुत, या लो प्रेशर था बहुत, मैंने डोर ओपन किया तो यहाँ से गैस उधर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कब तक गैस जाएगा, जब तक दोनों में गैस का अमाउंट क्या सेम हो जाएगा तब तक, या फिर तब तक जब तक दोनों में गैस का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो ये याद रखना है कि गैस का मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों में
प्रेशर क्या ना हो जाए सेम। अरे जैसे लास्ट टाइम पे मैंने बताया था ना, वो सिलेंडर घर में, आपके घर में मान लो गैस का सिलेंडर आता है, उसका वॉल्यूम तो छोटा ही होता है, पर आप ओपन करते हो तो गैस बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। तब तक गैस निकलेगा बाहर जब तक अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ही अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होगा, गैस निकलना बंद हो जाएगा। तो जब तक प्रेशर का डिफरेंस होगा गैस मूव करेगा। जब प्रेशर दोनों साइड सेम हो जाएगा तो गैस का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। तो सेम प्रेशर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग इन सब मतलब बातों को ध्यान में रखते हुए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। एक्चुअल में ये जो मैं पहला न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल जेईई मेन और नीट वालों को फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट न्यूमेरिकल में है इस चैप्टर का, जो मतलब काफी ज्यादा पूछते हैं। तो पहला हम लोग सिंपल से न्यूमेरिकल करेंगे, जो जेईई मेन और नीट वालों, ये सीईटी वालों को भी समझ लो बहुत फेवरेट न्यूमेरिकल है। ये बंद है, ठीक है। बीच में ये जो रॉड लगा है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसका वॉल्यूम काउंट मत करना, नेग्लिजिबल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि कनेक्टिंग पाइप का जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल है। कोई भी मतलब देखो, जो गैस हम लोग ले रहे हैं, पहली बात एक चीज समझो, हम लोग नॉन रिएक्टिंग गैस ले रहे हैं। अभी हम लोगों का फोकस गैसेस को मिक्सिंग को समझना, भी हमारा फोकस रिएक्शन पे नहीं है। रिएक्शन पे भी आगे इसी चैप्टर में एक सेक्शन आएगा, वो अलग से करेंगे। अभी हमारा फोकस रिएक्शन पे नहीं है। मान लो ऐसा होगा कि यहाँ पे HCl गैस है और यहाँ पे अमोनिया, ओपन करोगे रिएक्शन हो जाएगा, तो भी रिएक्शन पे फोकस नहीं कर रहे, वो आगे आएगा। अभी हम लोगों का फोकस है दोनों साइड नॉन रिएक्टिंग गैस लेंगे, ओपन करेंगे, गैस मिक्स होगा, तो हमारा ये फोकस है अभी, ठीक है। कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैस ले लो, उससे मतलब नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो आप बोलोगे गैस से कुछ लेना देना है? गैस से कुछ लेना देना नहीं है, नो, बस नॉन रिएक्टिंग। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में रिएक्शन नहीं होता है, अरे नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता है। और देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता है इन दोनों गैस में, मतलब बहुत से मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं होता है। पर अगर आपने कसम खाया है कि रिएक्शन करवाना है, टेम्परेचर बढ़ाओ, सब कुछ होगा। बढ़ाओ 2000 डिग्री ले जाओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हो जाएगा, NO गैस बन जाता है। वो वही कसम खाया है, तो अदरवाइज आप नहीं करवा पाओगे। अरे घर पे 100-200 डिग्री 400 डिग्री पे नहीं होता है, वही कसम खा के पैदा हुए कि भाई करवाना है, रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन करवा के ही रहना है, तब तो हो ही जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के क्या होगा, तब तो हो ही जाएगा रिएक्शन। अदरवाइज ये नॉन रिएक्टिंग गैस है, मतलब अगर आपको बोले ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो आप बोलोगे नॉन रिएक्टिंग गैस, रिएक्शन नहीं होता है, तब नहीं होता है। एक्चुअल में बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे लेके गए 2000 डिग्री, तब जाकर रिएक्शन होगा। 2000 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये दो गैस ले लिया, इधर वाले का वॉल्यूम 10 लीटर, प्रेशर 5 atm और टेम्परेचर 27 डिग्री, ठीक है। इधर वाले का वॉल्यूम 25 लीटर, ठीक है। प्रेशर अज्यूम कर लेते हैं 10 atm और टेम्परेचर अभी सेम है 27 डिग्री। अरे दो है कंटेनर तो दोनों का डिटेल दे दिया, ठीक है। ये तो चलो इनिशियल, आप ड्रॉ कर लो डायग्राम, तो इनिशियल कंडीशन है। अब इसमें नीचे लिखो, ये जो है इसको बोलते हैं, इसको एक नाम बोलते हैं, ये जो कनेक्टिंग इसको इसने स्टॉप किया है ना, ये इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक। इसने इन दोनों का गैस के फ्लो को रोका हुआ है, स्टॉप कॉक। तो इसमें नीचे लिखो, इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद लिखो स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड, स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड एंड बोथ गैसेस आर अलाउड, अलाउ कर दिया, एंड बोथ गैसेस आर अलाउड for mixing, find the final pressure in both the container। तो आपको बताना है कि दोनों कंटेनर में फाइनल प्रेशर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार आप सब इसको क्वेश्चन ट्राई कर लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दो बातों का ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पर अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो नॉर्मली जेई मेन, नीट या फिर सीटी में जो क्वेश्चन आएगा उसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। अगले वाले में मैं टेम्परेचर को भी बदल दूंगा, टेम्परेचर बदले या सेम रहे कुछ भी हो, मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। बस यही दो लॉजिक आपको ध्यान रखना। सबसे पहला, आप जब ओपन करोगे तो गैस मिक्स होगा, ठीक है, कोई इधर कोई उधर जाएगा, जो भी होगा, फाइनली कभी ना कभी तो रुकेगा भाई। ओपन कर दिया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, रुक गया, गैस का मोमेंट रुक गया, मतलब रुक जाएगा। कब रुकेगा, क्वेश्चन कब रुकेगा, ये तभी रुक सकता है जब दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा, सेम। तो भले ही टेम्परेचर कुछ भी हो, अरे मान लो जैसे दो रूम है, ये मान लेते मेरा रूम ठंडा है, बगल में एक बहुत गर्म रूम है, डोर ओपन किया, गैस का मोमेंट होता रहेगा बगल वाले रूम से इधर, वो गर्म है ठंडा होता रहेगा, पर गैस का मोमेंट तब रुक जाएगा जब दोनों साइड का क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो अरे प्रेशर का डिफरेंस होता है तभी तो पता होगा ना, एयर फ्लो करता है और विंड चलती है। अगर प्रेशर सेम होगा तो फिर क्या होगा कि गैस का मोमेंट नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो गैस का मोमेंट तब तक होगा जब तक प्रेशर का डिफरेंस होगा, अगर दोनों साइड का प्रेशर सेम हो जाएगा तो गैस का मोमेंट नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना। पहली बात, मतलब लिखना चाहो तो लिख लो कि लिखो फाइनल प्रेशर ऑफ बोथ द कंटेनर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूं। फाइनल प्रेशर इन बोथ द कंटेनर इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। तो जो फाइनल प्रेशर होगा दोनों कंटेनर में वो हमेशा सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, दूसरा ये, अच्छा गैस इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, पर जो टोटल मोल है, टोटल मोल, अरे मान लो कि शुरू में सपोज करो ऐसे जम करते हैं कि ये 5 मोल है, ये 15 मोल है, तो टोटल मोल कितने गैस के, 20 मोल। रिएक्शन तो हो नहीं रही है, अरे रिएक्शन को ले मना किया, बोला कि मिक्सिंग करवाना है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो टोटल मोल कहाँ बदल सकता है, अरे गैस के इधर उधर मूव करे तो मोल थोड़ी ना बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि टोटल मोल ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंजर्व होगा। दो बात तो याद रखोगे तो आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्या, एक तो टोटल मोल कंजर्व होगा, तो मतलब इनिशियल मोल और फाइनल मोल दोनों सेम होगा, और दूसरा फाइनल प्रेशर दोनों साइड का सेम होगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो एज गैस आर नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस ध्यान रखना, as gas are non-reacting gas, so total mole are conserved, so total initial mole of gases is always equal to the total final mole of gases। तो टोटल जो इनिशियल मोल होगा वो टोटल फाइनल मोल के इक्वल आएगा। ये लॉजिक को ध्यान रखना बस, ठीक, यही कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले के लिए करते, इसके लिए अरे भाई PV इक्वल टू nRT, तो N1 ले लेते हैं पहले वाले के लिए, अरे इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैस कुछ भी हो इससे कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अरे ऑक्सीजन का मोल निकालो 5 मोल, नाइट्रोजन का मोल निकालो 15 मोल, टोटल मोल 20 का 20 मोल लेंगे, कोई चेंज नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, तो देखो पहले वाले के मोल, अरे ये आ रहे थे नीचे, अरे जो पहले बंद था, पहले बंद था ना, बंद वाले के लिए कर रहे पहले वाले का, तो हम लोग बोलेंगे इसको इनिशियल। तो पहले वाले का मोल क्या होगा, प्रेशर कितना है 5, वॉल्यूम है 10, R और टेम्परेचर 300। अरे ये डिवाइड कर दिया ना, ये पहले वाले का मोल, ठीक है। फिर इसके मोल N2, अरे PV और R इंटू 300, ठीक है, ये इनिशियल मोल हो गया। अब फाइनल करते हैं, फाइनल, ठीक है। अब देखो आपने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, तो जब आपने ओपन कर दिया तो अब गैस
अब ओपन है, समझ लो दोनों एक ही हो गए भाई, ओपन हो गया ना, पूरा खुल गया, इधर उधर दोनों गैस भटक रही, दोनों साइड घूम रही है, ठीक है। तो गैस का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। मान लेते मैंने ओपन कर दिया, गैस घूम रही है, फाइनली रुक गई ना, तो दोनों का प्रेशर कितना है, मतलब देखो जब फाइनल की बात करोगे तो गैस का फाइनल प्रेशर कितना है, P, ठीक है। देखो ये है 10 लीटर और ये 25 लीटर, ओपन हो गया, तो अब गैस दोनों में फ्लो हो रही है ना, दोनों में गैस का फ्लो हो रहा है, तो मतलब जब गैस का फ्लो दोनों में हो रहा है तो जो वॉल्यूम है वो अब 35 लीटर है। तो ओपन हो गया ना, ये टेम्परेचर तो सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वो, तो PV इक्वल टू nRT, तो जो फाइनल मोल होगा n फाइनल, अरे फाइनल मोल जो होगा इधर डिवाइड करो तो प्रेशर P, अरे प्रेशर P रहेगा, वॉल्यूम 35, अरे प्रेशर P रहेगा, प्रेशर P, अरे ओपन कर देना ये, और वॉल्यूम 35 लीटर और R और टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। अब बस ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है कि इनिशियल और फाइनल मोल सेम है, तो इन दोनों का मोल का सम इस मोल के इक्वल है। अरे मोल कंजर्व है, मैंने ओपन कर दिया तो गैस दोनों में फैल गई ना, ये मतलब इनिशियल मोल फाइनल मोल सेम होगा, यही लॉजिक ध्यान रखना होता है। तो मतलब क्या करना है कि इसमें नीचे लिखो एक लाइन लिखो, एज मोल इज कंजर्व सो इनिशियल मोल इज इक्वल टू द फाइनल मोल। तो इसका मतलब कि 50 और R इंटू 300 प्लस तो कोई ये तो कट जाएगा कॉमन लेके, तो P की वैल्यू 300 बाई 3580, ठीक, ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है, अरे डिवाइड कर लो हर जगह। तो देखो एक चीज और, इसको करने का एक तरीका और है, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक तरीका बता देता हूँ, फॉर्मूला P मिक्सिंग का। ऐसा P मिक्सिंग अगर करना है तो क्या होगा, P1 V1, अरे पहले वाले कंटेनर का P1 V1, और यही तो था 50 P1 V1, ठीक है, प्लस P2 V2, दूसरे वाले कंटेनर का P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यही आंसर है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये लिख लो, इसमें नीचे कुछ बातों को लिखो, पहले क्या क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूले के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। बहुत अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया नीट में या जेईई मेन में और एडवांस के लिए तो नॉर्मल है वो, तब ये, और मतलब अच्छा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग कर दिया तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वैसे मैं अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं नीट वालों से और सीईटी वालों से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि टेम्परेचर वो अलग अलग करके दे, मतलब मैं नहीं मान के चलता उनका इतना लेवल है। जेईई मेन वालों से मैं एक बार उम्मीद कर भी सकता हूँ कि शायद वो दे दे, और एडवांस वाले तो भाई वही देंगे, एक्चुअली एडवांस वाले वही देंगे, एडवांस वाले में फॉर्मूला अप्लाई नहीं, एडवांस वाले से तो उम्मीद ही यही करते कि वो टेम्परेचर अलग अलग देंगे। तो उसमें नीचे लिखो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन both the container are placed at same temperature, when both the container are placed at same temperature। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों कंटेनर सेम टेम्परेचर पे होंगे, ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसमें नीचे लिखना चाहो तो लिखो वेयर P1 and P2, where P1 and P2 are pressure of first and second container, और नीचे लिखो V1 and V2 are volume of first and second container। तो P1 P2 क्या होता है, प्रेशर, V1 V2 क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग इसका अपर वर्जन पे चलते हैं जहां पे टेम्परेचर अलग अलग होगा, टेम्परेचर को अलग अलग करते हैं।
अरे भाई दो अलग अलग कंटेनर का टेम्परेचर मेंटेन किया, ऐसा समझ लो। मान लो मेरा रूम है, मैंने एसी चला रखा है, टेम्परेचर मैंने 20 डिग्री मेंटेन किया। बगल रूम में मैंने हीटर चालू किया, अरे बगल में डोर है, मान लो डोर में हीटर, यहाँ पे है डोर, और बगल वाले रूम में मान लेते हैं मैंने हीटर चालू किया, मैंने 70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, डोर ओपन किया, वहाँ 70, यहाँ 50, मतलब यहाँ 20 डिग्री, वहाँ 70 डिग्री, डोर ओपन है, गैस मूव कर रही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अरे भाई बस डोर, यहाँ पर एसी चल रहा है, टेम्परेचर 20 डिग्री इस रूम का मेंटेन है, बगल में हीटर चल रहा है, वहाँ पे 70 डिग्री मेंटेन है, ठीक है। गैस मूव कर रही है, ठीक है, रिएक्शन नहीं हो रहा, गैस बस मूव कर रही है, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है, वो गैस भाई नॉन रिएक्टिंग गैस है, गैस से कोई मतलब नहीं कौन सा गैस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बस यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अरे गैस से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे एक काम करो, यहाँ पे ले लो नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ले लो नाइट्रोजन गैस। अलग अलग गैस लेने से आप बोलोगे सर ये वो फलाना धमाका, इससे से छोड़ो, एक ही गैस ले लो नाइट्रोजन, ठीक है, एक ही गैस लो नाइट्रोजन, कोई टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है। वैसे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना कि गैस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग गैस, गैस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैस में रिएक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है, हो गया। नॉन रिएक्टिंग गैस, अगर रिएक्टिंग गैस ले लेंगे तब क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। तो देखो प्रेशर यहाँ का लेते हैं 10 atm, वॉल्यूम 15 लीटर एंड टेम्परेचर 127 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर अलग अलग, मतलब कि मैंने यहाँ पे हीटर चालू किया हुआ, समझ लीजिए। इसका प्रेशर 5 atm, वॉल्यूम 25 लीटर, और इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको जो पहले बताया वो लॉजिक याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओपन करने के बाद गैस मूव होगी, पर कभी न कभी तो रुकेगा। जब भी रुकेगा तो दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा, सेम। तो जब भी गैस रुकेगा तो दोनों साइड का प्रेशर सेम लेना, पहली बात। और दूसरा, मोल कंजर्व है। भाई गैस इधर उधर मूव कर रही है तो अरे मोल का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल थोड़ी ना बदल जाएगा। मान लो पहले 10 मॉलिक्यूल है तो टेम्परेचर बदलने से क्या 10 से क्या 50 मॉलिक्यूल हो जाएंगे? कैसे हो जाएगा? जब बोल दिया ना रिएक्शन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तब मॉलिक्यूल का नंबर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ऐसे केस में मोल कंजर्व है, इस लॉजिक का याद रखना। बस मोल कंजर्व एंड दोनों साइड का प्रेशर सेम। तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखो करते हैं इनिशियल, ठीक है। तो देखो पहले वाले के लिए इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। तो क्या होगा N1 की वैल्यू, अरे N1 के लिए करेंगे तो वॉल्यूम 1 टेम्परेचर 1, वॉल्यूम 2 टेम्परेचर 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे P इंटू वी 150, टेम्परेचर सिर्फ केल्विन में लेते हैं, याद होगा ना, ये बोला है केल्विन, बस उसके अलावा कुछ समझना है। तो ये 400 इंटू आर, ठीक है, ये N1 की वैल्यू। अरे ये इसके लिए है भाई, इसके लिए करते N2। इन दोनों को मल्टीप्लाई, P2 इंटू 5 और V2 इंटू 1, तो 125। अरे दोनों को मल्टीप्लाई किया है और ये होगा 300 इंटू आर, ठीक है। अब फाइनल की बातें करते हैं, ठीक है। फाइनल मैंने कंटेनर का ये स्टॉप कॉक हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टॉप कॉक हटा दिया, गैस आपस में मूव कर रही है, मिक्स हो रही है। मैंने स्टॉप कॉक को हटा दिया, गैस आपस में मिक्स हो रही है, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब देखते क्या होगा, ठीक है। तो स्टॉप कॉक हटा दिया है, गैसेस मिक्स हो रही है, ठीक है, ठीक है। गैसेस मिक्स हो रही है, इस बात को समझो, गैसेस मिक्स हो रही है, ठीक है। तो देखो जब गैसेस मिक्स होंगे तो समझो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर P होगा। अरे ये पहले वाले का भाई प्रेशर P होगा, इसका भी प्रेशर P होगा, ठीक है।
पर लास्ट वाले की तरह हम लोग इस बार नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर 127 है और इसका टेम्परेचर 27 मीन्स आप समझ लो, इसमें नीचे लिख लो कि, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने लिखवाया नहीं था इसमें, तो नीचे लिखो कि स्टॉप कॉक बिटवीन बोथ द कंटेनर इज रिमूव्ड एंड बोथ द गैसेस, ये क्वेश्चन लिख लो एक्चुअल में, एंड बोथ द गैसेस is allowed for mixing if first container is maintained at 127 degrees Celsius and second container is maintained at 27 degrees Celsius. Find the final pressure in both the container. जो 127 पे मेंटेन किया है, ध्यान रखना, अरे भाई एसी मतलब सॉरी यहाँ पे हीटर चालू करके मेंटेन किया, यहाँ पे एसी चला के, ठीक है, ये अलग अलग भाई, अलग अलग है, गैस इधर उधर जाएगा जो भी होगा, ठीक है, वो मिक्सिंग हो जाएगा, पर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन किया है। अरे यहाँ पे एसी चल रहा है, बगल रूम में हीटर चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब गैस मिक्स होगा तो देखो दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, मतलब, पर ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, अरे वॉल्यूम इस बार ये अलग चलेगा, ये अलग कंटेनर, ये अलग कंटेनर, ठीक है। तो अब क्या होगा, फाइनल के लिए क्या होगा, प्रेशर क्या है, P, ठीक है। तो देखो क्या होगा पहले वाले के लिए, तो मोल की वैल्यू क्या होगी, देखो वॉल्यूम तो 15 ही लीटर रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम तो 15 लीटर ही रहेगा, पर प्रेशर P, अरे गैस मिक्स हो गया तो प्रेशर P अपॉन R और टेम्परेचर 400, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, टेम्परेचर 400, ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए। और फॉर सेकेंड तो मोल इक्वल टू क्या होगा, N2, ठीक है, क्या होगा आपके पास, तो N2 का मतलब क्या होगा, P इंटू V, तो V मतलब 25 और प्रेशर P, अरे भाई गैस मिक्स हो रहा है, तो जब भी रुकेगा तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम, तो प्रेशर P अपॉन क्या होगा R और ये क्या होगा 300, ठीक है। तो इनिशियल मैंने क्या निकाला, इनिशियल मोल, अरे इसके और इसके, और फाइनल मोल। इनिशियली प्रेशर पता था, पर जब गैस मिक्स हो रही तो फाइनल प्रेशर नहीं पता था, तो वो ऐसे क्वेश्चन में यही लॉजिक याद रखना है कि मोल आर कंजर्व, तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ मिक्सिंग मोल्स आर कंजर्व्ड, सो टोटल इनिशियल मोल इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोल, ठीक है, मोल कंजर्व है, तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल क्या होंगे, सेम, तो बस दोनों को सेम कर दो, तो क्या होगा 150, अरे इनिशियल वाला 125 प्लस 300 R, ये इनिशियल मोल है, ठीक है, इसको इक्वल कर दो फाइनल वाले के, R कॉमन आके कट जाएगा और कुछ जीरो भी काट लो, जीरो भी सब काट लो, तो ये कितना है 150/4, ये 125/3, 125/3 है ये कितना हुआ 15/4 प्लस 25/3 और P बाहर आ गया, अरे P जो है प्रेशर बाहर आ गया, इसको सॉल्व कर लो आप, इसके आगे मैं क्या बताऊँ, इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसके आगे तब आप सॉल्व कर ही सकते हो, इसका अगर सॉल्व करना आपको P की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका प्रेशर होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर अलग अलग आएगा तो ध्यान रखना दोनों मोल को अलग अलग निकालना है और इक्वेट करना है, तो बस दो ही लॉजिक ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इनिशियल मोल इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोल, एंड सेकंड लॉजिक जो होगा वो ये कि ओपन करने के बाद दोनों साइड का कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत ही है, तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।